नमस्कार। अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पर हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आज हम एक तो पढ़ेंगे अस्त ग्रह के बारे में कि अस्त ग्रह क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे रिजल्ट देते हैं। वक्री ग्रह के बारे में भी पढ़ेंगे कि वक्री ग्रह क्या होते हैं और उनके रिजल्ट कैसे मिलते हैं। थोड़ा सा हमने पहले एक बार चर्चा किया है वक्री ग्रह का, लेकिन हमको प्रेडिक्शन के हिसाब से समझना है कि क्या रिजल्ट होते हैं वक्री ग्रह के। इसी तरह से अस्त वक्री के साथ हम वर्गोत्तम ग्रह को भी लेंगे कि वर्गोत्तम ग्रह कैसे कैसे तरीके के हो सकते हैं और फिर उनके क्या रिजल्ट होंगे। तो पहले आज हम ये लेते हैं, उसके बाद हम पंचक कैसे होते हैं, क्या होते हैं और उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम लेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं अस्त ग्रह के बारे में, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर अब ग्रह को अस्त बताने के लिए हमें देखना ये होगा कि ग्रह अस्त कब होता है। पहले हम उसे समझ लें, तो फिर हम उसको हॉरोस्कोप पे जाकर के देखेंगे कि कैसे इसका रिजल्ट हमको मिलने वाला है। तो अस्त ग्रह क्या होता है कि जैसे अस्त का मतलब है कि जैसे डूब गया, जैसे सूर्यास्त होता है तो हम लोग कहते हैं सूर्य डूब गया, तो सूर्य को कहते हैं सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है हमारा, उसको हम स्टार भी कहते हैं। ल्यूमिनरीज में आता है सूर्य और चंद्रमा, ल्यूमिनरीज में आते हैं क्योंकि ये चमकीले ग्रह, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रकाश है, जो कि जिसके कारण हम इसे धरती से ही देख सकते हैं। तो अब सूर्य ग्रह का इतना प्रकाश है कि उसके पास आने पर, उसके नज़दीक आने पर जो दूसरे ग्रहों का प्रकाश हमें धरती तक पहुँचने में दिक्कत होती है, या वो प्रतीत होता है कि नहीं आ रहा हमारे पास। क्योंकि इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए इस कमरे में एक बड़ा बल्ब जल रहा है और उसके पास में हम कहीं एक छोटा सा दिया जला दें मान लीजिए, तो वो दिया जलता हुआ भी होगा तो हमें एहसास नहीं होगा कि ये दिया जल रहा है। इसी तरह से सूर्य की रोशनी है, बाहर तेज धूप निकली हुई है और उस धूप में अगर कोई छोटा बल्ब कहीं कभी कभी जलता रह जाता है बाहर, तो पता ही नहीं चलता है कि ये बल्ब जलता हुआ रह गया। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी इतनी बड़ी और इतना तेज प्रकाश है कि उसके सामने छोटे प्रकाश जो है वो अस्त जैसे मालूम देते हैं। अस्त होते नहीं है पर वो ऐसा लगता है कि ये है ही नहीं, ठीक है। उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो ये अस्त ग्रह का मतलब है डूबा हुआ ग्रह। अब डूबा हुआ ग्रह, ग्रह तो वहां पर है तो वो है, ऐसा नहीं है कि ग्रह वहां से चला जाएगा। ग्रह तो जहां है वहीं बैठा रहेगा और अपना प्रकाश भी देता रहेगा, लेकिन जब वो सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है, इतना नजदीक आ जाता है कि उसका प्रकाश बिल्कुल नेग्लेजेबल हो जाता है। ये कहने का मतलब है कि उसका प्रकाश हमें मालूम नहीं पड़ता, उसका हमें भान ही नहीं होता कि यहाँ पर भी कोई ग्रह है और इसकी भी कोई रोशनी है। तो उस ग्रह को हम अस्त ग्रह कहते हैं। अब ये ज़्यादा सब ये मतलब सूर्य के पास आने से ही ग्रह अस्त होते हैं। जो भी ग्रह हैं हमारे अस्त होंगे, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि भी कभी कभी, है ना। तो वो होंगे कब? जब वो सूर्य के पास होंगे। अब सूर्य के इतने पास होंगे, उसका भोगांशों के आधार पर निर्णय किया जाता है कि 10 डिग्री या 12 डिग्री, ज़्यादातर ग्रह 7, 8, 10 डिग्री के अंदर अंदर जब होते हैं पास में, उसके से कम डिस्टेंस रह जाती है तो फिर वो अस्त कहलाते हैं। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पर मिथुन लगन की कुंडली है हमारी, हॉरोस्कोप के लिए वैसे हमें इसमें आवश्यकता नहीं है, हम राशियों को ना भी बैठाएं तो भी बात हमारी बन सकती है, लेकिन अब हमने शुरू कर ली है मिथुन लगन की कुंडली, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए किसी का यहाँ पर सूर्य है, ठीक। अब ये सूर्य जो है, इसके पास ज़्यादातर सूर्य के पास बुध ग्रह होता है और शुक्र होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह जो है और बुध ग्रह जो है, ये दो ग्रह जो है इंटरनल प्लैनेट है। जो ऑर्बिट है, जो हमारी ऑर्बिट्स हैं, जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें सूर्य केंद्र में है और उसके पास वाली जो ऑर्बिट है उसमें सबसे क्लोज ऑर्बिट जो है सूर्य के, उसमें है बुध, और ये सबसे छोटा प्लैनेट भी है और सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। तो हॉरोस्कोप में भी हमें ये पास में ही दिखेगा, या तो सूर्य के साथ होगा या एक घर आगे पीछे होगा। इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे सूर्य बुध कभी नहीं जा सकता क्योंकि सबसे नज़दीक है ये सूर्य के। इसी कारण से बुध ज़्यादातर कई बार अस्त भी होता है
और वो चूंकि अस्त होता है ब्रह्मांड में तो हमारी कुंडलियों में भी अस्त आ जाता है, ठीक है। इस तरह से शुक्र की बात है कि शुक्र प्लैनेट बुध के और सूर्य के दोनों के पास है, लेकिन बुध के मुकाबले थोड़ा सा शुक्र जो है सूर्य से थोड़ा दूर है। लेकिन फिर भी ये सूर्य भी सूर्य से शुक्र भी 45 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं हो सकता। 45 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं हो सकता, मतलब जैसे सूर्य यहाँ पर है तो या तो शुक्र यहाँ होगा, तो ये दोनों के बीच में 60 डिग्री हुए ना, 30 डिग्री इसके 30 डिग्री इसके, तो ये 60 डिग्री। अधिक से अधिक या तो यहाँ पर आ सकता है तो भी वही 60 डिग्री के अंदर हो गया। ज्यादा से ज्यादा शुक्र हमारा यहाँ आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री ये पूरे हो गए। अगर सूर्य मान लीजिए बिल्कुल यहाँ है तो 30 डिग्री पूरे हो गए, और मैक्सिमम यहाँ पर हमें मतलब इधर कुछ 5-7 डिग्री मिल सकती है, इधर 5-7 डिग्री मिल सकती है, इस तरीके से। तो फिर ये शुक्र यहाँ पर ना होकर के ये, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र अधिक से अधिक 2 हाउस सूर्य से दूर हो सकता है, इससे अधिक नहीं। पर बुध केवल एक ही घर या एक घर भी नहीं, नॉर्मली ज्यादातर हॉरोस्कोप्स में सूर्य बुध की युति होती है, तो इसलिए बुध ग्रह हमारा अक्सर इतना नजदीक होता है कि ये अस्त होता है। अस्त के लिए हम सी कंबस्ट, अस्त के लिए कंबस्ट शब्द यूज होता है, तो सी से इसको डिनोट करते हैं, कंबस्ट। कंबस्ट का मतलब होता है अस्त। तो हम यहाँ पर बुध के ऊपर यहाँ पे हमने सी लिख दिया, तो सी का मतलब हो जाता है, हॉरोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो अगर सी लिखा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि ये अस्त है ग्रह। तो इस तरीके से, अच्छा ज्यादातर बुध और शुक्र चूंकि पास में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इस हाउस में भी मान लीजिए शुक्र है सपोज, है ना, लेकिन यहाँ सूर्य के भोगांश मान लीजिए 2 डिग्री ही है सपोज, है ना, और शुक्र के लगभग 26 डिग्री या इससे भी अधिक है ना। तो अब क्या हो गया, 4 डिग्री इसके रहेगा यहाँ कवर करने का, और ये 2 ही डिग्री आगे चला, तो ये 6 डिग्री का डिफरेंस तो हुआ इन दोनों प्लैनेट में, शुक्र में और सूर्य में। तो यहाँ पर भी ये शुक्र कंबस्ट कहलाएगा, यहाँ पर भी ये अस्त हो सकता है। तो हमने ये बात इसलिए लिया ये एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं है कि जो सूर्य के 7 ग्रह वही अस्त होगा। कभी कभी सूर्य से थोड़ा दूर वाले हाउस में भी, मतलब 2nd हाउस में या 12th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी अगर भोगांशों में डिफरेंस कम है तो वो अस्त हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए सूर्य हमारा 2 डिग्री का ना होकर के 28 डिग्री का है मान लीजिए, है ना, सपोज 28 डिग्री का है, और बुध हमारा मान लीजिए यहाँ 2 ही डिग्री का है, बुध मान लीजिए हमारा केवल 2 डिग्री का। अब देखिए 2 डिग्री का जो ये बुध है और ये 28 डिग्री का सूर्य, तो इन दोनों के बीच में 20 डिग्री का अंतर हो गया। इस वक्त ये बुध अस्त नहीं होगा क्योंकि भोगांश में ये दूर है, तो ये भी हेल्दी है, ये भी हेल्दी है, अस्त नहीं है। लेकिन अभी 28 डिग्री का सूर्य समझ लीजिए, मोटा मोटी अगर हम ऐसे सोचे कि यहाँ से 0 डिग्री चली और ऐसे करके यहाँ पर है तो लगभग यहाँ पर है, और यहाँ मान लीजिए हमारा मंगल है और मंगल मान लीजिए 3 डिग्री का ही है। तो अब 28 डिग्री के सूर्य के पास 3 डिग्री का मंगल, यानी कि सूर्य और मंगल में केवल 5 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ पर ये मंगल अस्त हो सकता है। तो सिर्फ हमारा यहाँ पर ये सारी बातें समझाने का तात्पर्य इतना है कि कोई प्लैनेट सूर्य के प्रकाश के, उसके दीप्तांशों के इतने पास चला जाए कि वो अपना प्रकाश दिखा पाए, दे ना पाए, उसकी प्रतीति नहीं होती है, ऐसा लगता है कि वो नहीं है। तो अब क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा कमजोर मानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बुध यहाँ पर गायब हो गया है या बुध का इस कुंडली में कोई रोल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बुध यहाँ पर लग्नेश होकर के अगर अस्त होगा तो थोड़ा सा तकलीफ देगा, स्वास्थ्य को खराब कर देगा, कमजोरी दे देगा, नाक कान गले में कष्ट दे सकता है, क्योंकि स्किन में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि इनका कारकत्व बुध के पास है, ठीक है। इसी तरह से मंगल है मान लीजिए तो शोल्डर में पेन दे सकता है, भाइयों से थोड़ी सी दूरी डिस्टेंस दे सकता है। इस तरह की चीजें जो प्लेनेट का कारकत्व होता है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाती है जब प्लेनेट अस्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्लेनेट को हम बिल्कुल 0 मान लें या ये मान लें कि हमारे हॉरोस्कोप में तो ये प्लेनेट ही नहीं है या हमें इसके कोई फल नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। केवल उसके जो कारकत्व होते हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अस्त ग्रह के बारे में। अब हम ले लेते हैं वक्री ग्रह के बारे में। तो अब वक्री ग्रह के बारे में क्या होता है कि वक्री एक फिनोमिना है। वक्री का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा, वक्र, वक्र कहते हैं ना, वक्र,
चंद्रमा को भी कहते हैं कि वक्र है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा टेढ़ा है। भगवान शिव के मस्तक पे ना कहते वक्र चंद्रमा है इनके। इसी बात के ऊपर तो कहानी भी है कि गणपति जी ने कहा कि कैसा टेढ़ा चंद्रमा है, देखो अपने आप को कितना सुंदर समझ रहा है ना। तो झगड़ा भी हो गया था उनका आपस में। तो वक्र माने टेढ़ा ही होता है, और वक्री ग्रह टेढ़ापन देते भी हैं। अब कैसे टेढ़ापन देते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का लग्नेश होके कोई प्लेनेट वक्री हो जाए, है ना, तो वो क्या करेगा, सोच में एक तरह की टेढ़ापन देगा। जैसे मान लीजिए सपोज अब ये तो खैर मिथुन लगन की कुंडली हमने बनाई दी है, मान लीजिए यहाँ पर इसका बुध है, ठीक है। अब ये बुध हमारा वैसे तो बहुत अच्छी राशि में है, एग्जाल्टेड भी है, लेकिन अगर ये वक्री हो मान लो, है ना, तो अब क्या होगा, ये ग्रह यानी कि ये ग्रह पृथ्वी के इतना पास है कि वो हमको ऐसा लग रहा है कि ये उल्टा चल रहा है। जैसे वही 2 ट्रेनों वाला एग्जांपल हमने पहले भी दिया था एक बार, कि 2 ट्रेनें चल रही हैं और दोनों ही मूव कर रही हैं, तो एक की गति हमें लगता है कि दूसरी उल्टी दिशा में जा रही है। यही फिनोमिना वक्रत्व का है। तो लेकिन प्लैनेट, अब इसका अगर हम फलित के हिसाब से लगाएं तो क्या होगा, प्लैनेट धरती के पास आने पर वक्री प्रतीत होते हैं। वक्री कब प्रतीत होते हैं प्लैनेट, जब वो धरती के बहुत पास आ जाते हैं। अब जो धरती के पास आ गया है, जो मान लीजिए कोई प्लैनेट यहाँ पर है और हमारी धरती यहाँ है, और इसकी वजह से ये हमको यहाँ से पास आने की वजह से अगर इलिप्टिकल जाएगा तो जब ये दूर जाए तो दूर हो जाएगा। सपोज मान लीजिए ये हमारा सर्कल है ना, ये जो सर्कल होता है हमारा, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, इलोंगेटेड होता है हमारा जो ये ब्रह्मांड का जो ये ऑर्बिट्स होती है ना प्लैनेट्स की, ये ऑर्बिट्स सीधी नहीं होती हैं, एकदम गोल भी नहीं होती हैं, राउंड गेंद की तरह नहीं होती हैं, थोड़ी सी अंडाकार होती हैं। तो अब यहाँ जैसे प्लैनेट होगा तो ये ज़्यादा दूर है पृथ्वी से, और ये यहाँ पर है मान लीजिए तो पास है, डिस्टेंस से ही पता चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये हमें वक्री दिखाई देगा प्लैनेट, ठीक है। तो अब जब ये प्लैनेट हमें वक्री दिखाई दे रहा है तो इसका फिनोमेना ये कहता है कि ये धरती के पास है। अब जब धरती के पास होगा तो उसकी मैग्नेटिक पावर हमारे पास ज़्यादा आएंगी ना, उसकी रेज हमारे पास ज़्यादा आएंगी, तो यानी कि यह वक्री ग्रह जो है वो बली हो जाएगा, बली हो जाएगा। ये बली हो गया तो इसका मतलब इसके फल ज़्यादा मिलेंगे। फल पूरे कहो, या तो कहो पूरे कहो, या कहो ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि वक्री होकर के प्लैनेट बली हो जाता है, वक्री होने के बाद प्लैनेट बली हो जाता है। अब जैसे हमने बुध के बारे में तो पहले इतनी सारी बातें करी कि जैसे सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है और भोगांशों का डिफरेंस कम है, तो ये अस्त भी हो सकता है। अब देखिए क्या हो गया, ये बुध हमारा अस्त भी हो गया और वक्री भी हो गया। अब हम कैसे इसको करें, उसको मतलब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें, फलित कैसे करें, ये हमारी मतलब क्वेश्चन आता है और अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखिए अस्तों के तो हमें ये पता चला कि इसकी प्रतीति ऐसी हुई कि ये अपना फल नहीं दे पा रहा, या इसका भान नहीं हो रहा हमें कि ये यहाँ पर है ना, लेकिन ये वक्री हो गया। सूरज के पास होने से अस्त हो गया, लेकिन धरती के पास होने से वक्री हो गया। यानी कि अब ये ग्रह सूर्य के भी पास है और धरती के भी पास है, इसलिए हमारे हॉरोस्कोप में ये ऐसा दिखेगा कि ये अस्त भी है और वक्री भी है। तो अब आप इसमें अस्त होने के कारण इसके वीक होने के फलों को भूल जाइए। आप ये मत सोचिए कि अब ये वीक है, अब ये बली हो गया। केवल अस्त होता तो ये वीक हो जाता, तो हम कहते कि भाई बुध के कारकत्वों में कमी आएगी। लेकिन जब ये वक्री भी हो गया, जब ये वक्री भी हो गया तो ये वापस से बली हो गया, क्योंकि धरती के इतना पास हो गया ये हमारे कि अपने पूरे फल देगा। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें, जब भी प्लेनेट वक्री है तो समझ लो ये हमें पूरे अपने फल देगा। अब फल कैसे देगा, जरूरी नहीं हमेशा शुभ दे। अगर अच्छे घरों का मालिक है तो अच्छी चीजें दे देगा, जो खराब घरों का मालिक है तो वहां के पोर्टफोलियो दे देगा, पर वक्री ग्रह अपने पूरे फल देगा, है ना, पावर में आ गया। ये बात हमारी समझ में आ गई। अस्त ग्रह जरूर थोड़ा कमजोर हो गया, लग्नेश का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता। अब इसी में मान लीजिए हम मान लें, इसी हॉरोस्कोप को लेते हैं अभी आगे हम, इसमें हमारा अब ये लग्नेश होके वक्री हो गया है, ठीक है। लग्नेश होके जब ये खाली अस्त था तो हमने कह दिया ये स्वास्थ्य को नाजुक रखेगा, क्योंकि वैसे भी बुध वाले तो वैसे भी नाजुक होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उनकी स्किन वगैरह भी बड़ी सुंदर और डेलिकेट होती है। अब इसमें क्या होगा कि ये अस्त होता तो स्किन की प्रॉब्लम भी दे सकता था हमें, या हमें कुछ और दिक्कतें दे सकता था, है ना। लेकिन अब क्या है, ये अस्त भले है लेकिन साथ में वक्री है, वक्री होने से ये पावरफुल हो गया। अब ये वैसे तो वक्री होने से पावरफुल हो गया, लेकिन बुध है बुद्धि का मालिक, समझदारी का, और लग्नेश होके जब ये बली होता है ना तो बंदा जो है ना घूम के बात पे आता है। सही, जैसे उसको सीधे से कहो भैया इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता थोड़ा गलत है, ना ना
मैं तो इधर से ही जाऊंगा, यही सही है मेरे लिए तो। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको आभास होगा कि नहीं नहीं, जो सामने वाले ने कहा था वो ठीक है, तो वो घूम के आएगा यू टर्न लेके। ये चीज देखने में आई है कि जब लग्नेश वक्री होता है तो व्यक्ति सीधे तरीके से एक बार में प्यार से कोई बात नहीं मानता, वो एक बार तो बात को काट ही देता है, और उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि नहीं नहीं इतना भी कुछ नहीं था, वो घूम के आता है। तो ये यही वक्रत्व है, यू टर्न लेना बातों में। ठीक है, तो ये हमने बुध को लेके बता दिया। बुध वैसे भी बड़ा नाजुक सा प्लेनेट है, लेकिन हम कोई और प्लेनेट भी लेके बता सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी की शनि की लग्न है, तो अब शनि तो वैसे ही बहुत डिसिप्लिन वाला है, कानून वाला है, अनुशासन वाला है, नियम वाला है, और थोड़ा सा जिद भी है शनि में कि जो काम हमें जैसे करना है वैसे ही करना है। अब वो भी अगर उसका शनि वक्री हो जाए लग्नेश होके, तो ऐसा जातक जल्दी से किसी की बात नहीं मानेगा। मानेगा बहुत देर में मानेगा, जब वो ठोकर खा लेगा तब मानेगा, इस टाइप से बात रहती है।